हाँ बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे धन और ऋण आवेश के बारे में। तो इसके लिए अपन ने एक प्रयोग करा और उस प्रयोग में अपन ने एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया है। एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर अपन ने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया है और एक दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर इस पहले वाली छड़ के पास में लेके आते हैं। तो जब पहले वाली छड़ के अपन पास में लेके आते हैं तो पहले वाली छड़ इस छड़ से प्रतिकर्षित होकर दूर हट जाती है। यानी कि जो दोनों कांच की छड़ें हैं उन दोनों कांच की छड़ों को आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो दोनों छड़ों पर एक भौतिक राशि उत्पन्न हो गई और उस भौतिक राशि को अपन आवेश कहते हैं और उस भौतिक राशि या आवेश के कारण ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है। ठीक है, जो कांच की छड़ है उस पर धनावेश माना गया और जो रेशम का कपड़ा है उस पर ऋणावेश माना गया। दूसरा एक और प्रयोग करा अपन ने और उस प्रयोग में अपन ने एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया और एक दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पहले वाली छड़ के पास में लेके जाते हैं। तो जब पहले वाली छड़ के पास में लेके जाते हैं तो ये जो पहले वाली आबनूस की छड़ है ये पहले की तरह अब भी दूर हटती है। यानी कि यहां पर भी देखो समान छड़ों को समान पदार्थों से रगड़ा गया है, इसलिए इन दोनों छड़ों पर आवेश एक जैसा होगा। तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो समान प्रकार के आवेश हैं यानी कि जो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और ये माना गया कि आबनूस की जो छड़ है उस पर ऋणावेश है, इसके बारे में अभी अपन थोड़ी देर बाद में और बात करेंगे। देखिए अब तीसरे प्रयोग में अपन ने क्या करा, जो कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़कर लटका दिया और दूसरी जो छड़ है वो आबनूस की छड़ है जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई है और इस आबनूस की छड़ को अपन कांच की छड़ के पास में लाते हैं और कांच की छड़ के पास में लाने पर यहाँ पर ये क्या हो रही है, इससे आकर्षित हो रही है। देखो अपन ने समान पदार्थों की छड़ों को समान पदार्थों से रगड़कर अगर पास में लाते हैं तो वो प्रतिकर्षित हो रही है। दोनों कांच की छड़ें और दोनों आबनूस की छड़ें दोनों स्थितियों में एक दूसरे से क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। जबकि तीसरी स्थिति में अपन ने अलग अलग छड़ें हैं, एक कांच की छड़ है और एक आबनूस की छड़ है, उसको पास में ला रहे हैं तो वो आकर्षित हो रही है। यानी अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन दोनों कांच की छड़ों पर एक जैसा आवेश है, दोनों आबनूस की छड़ों पर एक जैसा आवेश है, लेकिन यहाँ पर कांच और आबनूस की छड़ पर अलग अलग आवेश है। इस आधार पर यह माना गया कि जो आवेश है वो प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, धनावेश, और एक कौन सा होता है, ऋणावेश। और ये माना गया कि कांच पर कौन सा आवेश है, धनावेश, आबनूस पर कौन सा है, ऋणावेश। और जो बिल्ली की खाल है, यहाँ पर जो बिल्ली की खाल से अपन ने रगड़ा है तो बिल्ली की खाल पर धनावेश है जो अपन आवेश संरक्षण में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो रेशम का कपड़ा है उस रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। तो अपन ने बात कर ली आज धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में। अब अपन बात करेंगे कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वो आवेश किस प्रकार से आता है या कोई भी वस्तु विद्युतमय कैसे होती है। देखिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर विद्युतकरण की व्याख्या, यानी कोई भी वस्तु विद्युतमय किस कारण से होती है उस पर अपन बात करते हैं। तो देखिए आपने जूनियर क्लासों में पढ़ा कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो प्रत्येक पदार्थ अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बात करें अपन परमाणु के बारे में तो परमाणु का एक छोटा भाग होता है जिसे अपन नाभिक कहते हैं और उस नाभिक में धनावेशित तो होता है प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होता है और उस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा आवेश होता है,
ऋण आवेश होता है, और जितना प्रोटोनों पर धनावेश होता है उतना का उतना ही इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। इस प्रकार परमाणु उदासीन होता है। तो परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। अब अपन ने यहाँ बात करी कि प्रोटॉन धनावेश है या प्रोटॉन धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋण आवेशित है। अब मान लीजिए यहां से अपन इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। इसको अपन अलग डायग्राम से समझते हैं। देखिए मेरे पास ये दो परमाणु हैं, ये नाभिक और ये नाभिक। अब यहाँ पर मेरे पास 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही यहाँ पर भी मेरे पास 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ये कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन। और ये नाभिक हो गया। अब देखिए इस वस्तु ने 2 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दिए, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग करा है और इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उसे दाता कहा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसे ग्राही कहा जाता है। अगर अपन इस घटना के पहले की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, उसके पहले की बात करें तो इस वस्तु पर जो धनावेश है वो 10 प्रोटॉनों के बराबर है, यानी कि प्लस का 10 है। और अगर ऋण आवेश की बात करूं तो ऋण आवेश भी 10 है, क्योंकि प्रोटॉनों पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। और न्यूट्रॉन की अपन को बात करनी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अपन चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पर आवेश के बारे में। तो यहाँ पर कुल चार्ज कितना हो गया? इसका 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर पहले की बात करें यहाँ पर अपन, तो प्लस का यानी कि 10 आवेश है या 10 प्रोटॉनों के बराबर इसमें धनावेश है और 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही इसमें ऋणावेश है, यानी कि टोटल निकालोगे तो कितना हो गया? 0 हो गया, जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के लिए आपने पढ़ा होगा भारतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है, जिसके लिए अपन को आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है किसी भी वस्तु में से। तो इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए इस वाली वस्तु को। मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए इस वस्तु ने, तो इस वस्तु के पास अब इलेक्ट्रॉन रह गए कितने? 8। और इस वाली वस्तु के पास अब इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 12। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो यहां पर अब अपन आवेश के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर प्लस के जो आवेश है, यानी कि 10 प्रोटॉनों के बराबर यहां पर प्लस का आवेश है। और ऋणावेश की बात करूं मैं तो यहां पर ऋणावेश है 8 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर जो आवेश है पॉजिटिव आवेश वो है 10 प्रोटॉनों के बराबर और यहाँ पर जो नेगेटिव आवेश है वो है 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो यहाँ से 2 प्रोटॉनों के बराबर धनावेश बच गया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणावेश बच गया। अब देखिए जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर 2 प्रोटॉनों के बराबर प्लस का आवेश आ गया, यानी कि धनावेश आ गया। और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, उस पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु ग्रहण करती है, एक वस्तु त्यागती है, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश, यानी कि वो वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वो वस्तु कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार
इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर अपन ने विद्युतकरण की व्याख्या करी है। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, मात्रा क्या होती है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर मात्रा के बारे में बात नहीं करी है। अपन ने केवल इतना बताया है कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर होता है प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि जो आवेश की मात्रा है वो दोनों पर बराबर होती है, चाहे प्रोटॉन ले लो और चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले लो। फर्क होता है तो प्रकृति का, एक पर धन की प्रकृति होती है और एक पर ऋण की, यानी कि प्रोटॉन पर कैसा होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट अपन आवेशन की विधियों के बारे में बात करेंगे कि किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो वो किस किस प्रकार से अपन उसको आवेशित कर सकते हैं।